तो स्वागत है आपका इस तीसरे लेक्चर में, जिसका नाम है रिवीजन ऑफ पॉलिटी थ्रू पीवाईक्यू। आई होप कि पहले दो लेक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे आपको। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन और इसका ये थर्ड पार्ट है। आप सभी को पता है कि हमारे कुछ अनसेट रूल होते हैं हर वीडियो के लिए, हर लेक्चर के लिए। तो यहाँ पे ये रहा आपके सामने कि आपको अपनी कॉपी में 1 से 20 तक मार्क करना है, उठ के बैठ जाना है। उसके बाद क्वेश्चन देखते ही आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना जवाब लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना है और ये टिक करना है कि आपने सही एक्सप्लेनेशन के थ्रू वो क्वेश्चन गलत किया या सही किया। ठीक है, चलिए। और उसके साथ साथ क्रेडिट सिस्टम आप में डेवलप करना है, वो आपको मालूम ही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये रहा आपके सामने। बोला कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और बिफोर, है ना। ऑन और बिफोर कौन सा डेट है कि सिटीजनशिप एक्ट डील करता है। तो ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। बोला कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और बिफोर 26 ऑफ जनवरी 1950, जो कि मार्क करता है कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उस टाइम पे हमारा स्टेबलाइजमेंट हो गया था क्या? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। ठीक है। और उसके साथ साथ सिटीजनशिप उससे पहले वेयर गवर्न बाय इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो इफेक्ट में कब आया? 26 ऑफ नवंबर 1949। आप समझिए, हमें क्वेश्चन करना था एक, लेकिन पेरिफेरल नॉलेज की वजह से इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए, सच दैट कि कल को अगर पूछा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में इफेक्ट में आया, तो आप बता पाओ तुरंत के तुरंत 26 ऑफ नवंबर 1949। कब कमेंस हुआ तो भी बता पाओ 26 ऑफ जनवरी 1950। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल्स एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आप एक न्यूमेरिक से याद कर लीजिए ना, तो उसकी हेल्प से आप कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं शेड्यूल का, कभी गलत ही नहीं होगा। क्या है न्यूमेरिक्स? TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब मैंने बताया है यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। एम का मतलब आपको पता है, म्यूनसिपालिटीज। पी मतलब पंचायत। फिर डी मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। एल मतलब लैंड रिफॉर्म्स, है ना। ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। एफ मतलब फेडरलिस्ट। और ओ का मतलब क्या हुआ? अदर ट्राइबल एरियाज। एस का मतलब शेड्यूल एरियाज। ए मतलब आर मतलब राज्यसभा। ए मतलब ओथ एंड एफर्मेशन। ई मतलब एमुलेट्स या सैलरीज। और टी मतलब टेरिटरी। देखिए, अब टॉप टू बॉटम मोस्टली सभी को याद रहता है, लेकिन अगर आप बॉटम टू टॉप भी याद रख लेते हो एक चीज को, तो उसको आप नहीं बोलते हो। ठीक है। इसका मतलब कि आपको एकदम क्लियर कंठस्थ हो गया। तो अब इसकी हेल्प से अब इसमें आप मैच तो करा ही लोगे बहुत ही इजीली, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक्सप्लेनेशन आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। मतलब बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। ध्यान रहे, करेक्ट पूछा है हमसे। बोल रहा है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल। याद कीजिए, मैंने आपको बोला भी है, विनती भी की है आपसे कि आपको प्रीएम्बल कंठस्थ होना चाहिए, है ना, रटा होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें इतने सारे कीवर्ड्स है, इतने सारे पॉइंट्स है कि बस 10 से 15 मिनट का टाइम आपका वो लेगा और जीवन भर के लिए कितने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको कंठस्थ हो तो आपको पता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मेंशन्ड है ना, किसमें? प्रीएम्बल में। आगे बोल रहा द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन प्रीएम्बल सिंस द बिगिनिंग। ठीक है। अगर आपको प्रीएम्बल का अमेंडमेंट पता हो, है ना, पहले भी 1-2 लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किया उसमें भी मेंशन किया है मैंने,
कि बिल्कुल एक बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल और उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कौन-कौन सा? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही। तो बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, ये आप आराम से पेरिफेरल नॉलेज है, पढ़ लेना। बोला कि इक्वालिटी इंटेल्स द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज या डिस्क्रिमिनेशन विद इन सोसाइटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इन अपॉर्चुनिटी प्रियम्बल जो है एम्फेसाइज करता है। उसके साथ में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड हमने जोड़ा, क्या क्या? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। ठीक है, आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, वही सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखिए, अभी सेम क्वेश्चन किया था, ये तो आप तुरंत के तुरंत देखते ही कर दोगे, राइट? सोशलिस्ट एड किया, सेकुलर और इंटीग्रिटी। बल्कि फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब होता है भाईचारा, जो हम फ्रेंच जो रिवोल्यूशन से लिए थे, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। ठीक है, तो हमने 3 वर्ड एड किया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वही सारा कुछ यहाँ पे है। 11 नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, एक ऐसा करेंगे कि जो पार्ट्स है उसको कैसे याद रखना, उस पर भी एक वीडियो हम बना देंगे छोटा सा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सच दैट कि सारे पार्ट्स का और कौन से आर्टिकल में कौन कौन से पार्ट है वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूछा, तो चलिए हम देख लेते हैं। देखो, पहला पार्ट, यहाँ पे पार्ट लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन कि उसमें क्या है आगे। तो पहला पार्ट है 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक, जो कि बताता है इंडिया के बारे में, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो 5 से लेकर 11 तक है, जो सिटीजनशिप को बताता है। थर्ड पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट। फोर्थ पार्ट है हमारा डीपीएसपी, जो कि 36 लेकर 51 तक है। और फोर्थ पार्ट का ए है, सॉरी, फोर्थ पार्ट का ए वाला, उसमें है 51A, जो कि बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। ये बोला सिटीजनशिप किसमें है, तो अभी आपने देखा सेकेंड पार्ट में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में देख सकते हो आराम से। अच्छा, ये वाला चीज जानना जरूरी है, तो समझिएगा कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ठीक है, तो वो 6 बार अमेंड हुआ है। कब कब? 1986 में, 1992 में, 3, 5, 15 और लेटेस्ट 19 में अभी। ठीक है, CAA 2019 में अगर आपको ध्यान हो तो वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को। कौन कौन से हैं वो? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। कहाँ से? फ्रॉम पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से या फिर बांग्लादेश से हो, जो एंटर किए हैं इंडिया में ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। मतलब अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले तक एंटर किए हैं इंडिया में ये 6 कम्युनिटीज, है ना, तो उनको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट A.K. अय्यर इज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। A.K. अय्यर, अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को, है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा सा वेग लगेगा, है ना, कि थोड़ा हटके लगेगा। तो चलिए इसको हम कॉमन सेंस की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा पहला कि ही फेवर्ड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये बहुत ही ज्यादा जेनरिक है, हर देश में लगभग यही होता है। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे आज के सिनारियो को भी देखते हुए, तो ये तो मतलब सही होगा। दूसरा बोल रहा कि he felt that the Supreme Court had to draw the line between liberty and social control। ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा। तीसरा बोला he believed in the dominance of the executive over the judiciary। अच्छा आप सोचो, पहला और थर्ड दोनों के दोनों जस्ट अपोजिट नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि या तो पहला होगा या तो थर्ड होगा। देखो पहला तो जेनरिक है, दैट्स वाई ये तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन थर्ड जो है वो एक्सट्रीम स्टेप है, एक्सट्रीम पॉइंट है, दैट्स वाई ये इसको हम गलत मार्क करेंगे।
फोर्थ है कि ही फेवर्ड द डिक्टोरियलशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत होगा। डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट कहाँ से वो फेवर करेंगे, राइट। तो देखो तीसरा और चौथा गया, बच्चा कौन सा, पहला दूसरा। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये सारा कुछ क्लियर हुआ होगा आपको, अप्रोच भी डेवलप हो रहा होगा जैसा अपन ने स्टार्टिंग में ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से वहीं पे आ जाते हैं, टीयर्स, TEARS ऑफ। अब यहाँ पे पांचवा था, वो था हमारा शेड्यूल्ड एरिया, और छठा था अदर ट्राइबल एरिया। तो अदर ट्राइबल एरिया में हम बनाते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये कौन से वाले में है, छठे शेड्यूल में। तो 6 शेड्यूल इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका कीवर्ड समझ लेते हैं, नॉलेज, कि 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है सेटिंग अप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब वो कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के राज्य स्टेट है जिसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन सकता है, तो उसका एक न्यूमोनिक्स है तामेमी। टी मतलब त्रिपुरा, ए मतलब आसाम, मेघालय, मिजोरम, ऐसे आप याद रख सकते हैं तामेमी। और ये कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 244 और 6 शेड्यूल में मेंशन है, जिसको हम ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये चारों स्टेट के जो एरियाज है यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 आर करेक्ट। अब ध्यान से समझो। पहला स्टेटमेंट बोला कि ब्रिटिश क्राउन एज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। दूसरा बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। अच्छा, डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश में 1858 में आ रहा, ओके, इसको अभी क्वेश्चन मार्क करते हैं। This act was dominated by the principle of absolute imperial control without any population participation in the administration of the country. Okay, तो ये भी जेनरिक है, ठीक लग रहा, ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा, तो इस हिसाब से दूसरे को हम गलत मार्क करते हैं, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। देखते हैं इसका कि कौन सा ऑप्शन बोला है इसने। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोला 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको हम एक फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसने चेंज किया डेजिग्नेशन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया, वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया। आगे बढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको डायरेक्टली प्लेस कर दिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन आ गया कंट्री इंडिया। न्यू पोस्ट को क्रिएट किया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 लोगों की टीम भी बनाई गई, है ना। और जो डबल गवर्नमेंट था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जो आया था उसको भी एंड कर दिया। उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब ये डोमिनेटेड था इस पर्टिकुलर एक्ट से कि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं था किसका, लोगों का। एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल था, ओके। और उसके साथ पावर ऑफ क्राउन वेयर एक्सरसाइज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी मैंने बताया ना आपको, 15 लोगों की टीम बनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, और क्राउन का जो पावर था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में था जो असिस्ट होते थे बाय काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि मैंने बताया 15 लोगों की टीम थी। अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया दिया गया। तो ये जो सेकंड ऑप्शन बोल रहा था कि 1858 से दिया गया, वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का पिट्स इंडिया एक्ट से ही आ गया था, किस पे, कंपनी के ऊपर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 करेक्ट है। अब देखो ध्यान से। एक्ट इंट्रोड्यूस अ ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाय इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर इन इट्स गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। नॉन मेंबर को इंक्लूड किया। दूसरा ऑप्शन, द मेंबर वेयर नॉमिनेटेड एंड देयर फंक्शन वेयर कन्फाइंड एक्सक्लूसिवली टू कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल प्लेस्ड बिफोर इट बाय द गवर्नर जनरल। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाओ।
थर्ड बोल रहा है कि द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटर, तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो देखो या तो तीनों होगा या तो केवल पहला होगा। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। हाँ, तो केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने एक बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन को भी उसने इंक्लूड किया। वायसराय जो है वो नॉमिनेट करता कुछ इंडियन को जो नॉन ऑफिशियल मेंबर में थे और अपने काउंसिल को एक्सपेंड किया। 1862 में लॉर्ड केनिन ने जो उस टाइम पे वायसराय थे नॉमिनेट किया था 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये एम्पावर भी करता है वायसराय को रूल और ऑर्डर बनाने के लिए, सो दैट कि मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस हो पाए किसमें, काउंसिल में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड केनी ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी रिकॉग्निशन मिला था। ठीक, और बाकी ये पेरिफेरल नॉलेज है, आराम से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वेयर borrowed बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज है कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर बिल्कुल है ना, और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये दो चीजें जो है हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा। अच्छा, रूल ऑफ लॉ भी था, ओके, वो भी बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि दूसरा और चौथा तो बिल्कुल पक्का है। तो देखो दूसरा और चौथा किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा। और ये जो तीसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये तो हमने अमेरिका से लिया था, तो ये हो नहीं सकता। तो तीसरे को हटाओ, कहाँ जहां भी है तीसरा आया गया, बचा कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहां से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि कौन सी चीज ब्रिटेन से लिया, कौन सा यूएसए से लिया। तो ब्रिटेन से हमने बोरो किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और प्रीरोगेटिव रीट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाई कैमरलिज्म। वहीं पर अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए से लिया हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ध्यान रहे कि नॉट करेक्ट पूछा जा रहा हमसे। ये 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़िए। बोला इट वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, बिल्कुल सही है। द एक्ट एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई इन द 9th शेड्यूल शैल बिकम वाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट फंडामेंटल राइट इन पैरा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत ही डेट वगैरह मेंशन नहीं है कि कब से वाइड होगा, इनवैलिड होगा। तो चलो इसको हमें रखते हैं। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना, ऑफ एन एक्ट इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। Appropriate legislation can repeal or amend an act specified in 9th शेड्यूल, ये तो ऑब्वियस है, उसके पास पावर रहता ही है। तो पहला, तीसरा, चौथा तो सही लग रहा, तो दूसरा ही गलत लग रहा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। हाँ बिल्कुल दूसरा ही एकदम है। अब देखिए ये बोल रहा है कि 9th शेड्यूल जो है इम्यून कर दिया जुडिशियल रिव्यू से, इसलिए वो बनाया गया था सो दैट लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी हो पाए, गवर्नमेंट उसको चैलेंज ना कर पाए इन कोर्ट ऑफ हिज एक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट को चैलेंज ना किया जाए इसकी उसके एक्शन के लिए इस पर्टिकुलर 9th शेड्यूल में जो भी लॉ प्लेस किया गया है। 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था। अब 11 जनवरी 2007 को एक लैंडमार्क जजमेंट आता है जिसको IR कोहेलो जजमेंट कहते हैं। तो उसने बोला कि देखो 9th शेड्यूल में जो भी लॉ है ना, अगर वो 1973 मतलब जब केशवानंद भारती केस आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को बताया गया कि उसके बाद जितने भी लॉ प्लेस्ड हैं 9th शेड्यूल में उस पर हम जुडिशियल रिव्यू बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ऊपर वाले में कि डेट मेंशन नहीं है, दैट्स वाई ये गलत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि ऑन 26 नवंबर 1949 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? देखो उस टाइम पे सिटीजनशिप भी आ गया था
इलेक्शन का भी आ गया था, प्रोविजनल पार्लियामेंट भी हो गई थी, लेकिन फंडामेंटल राइट उस टाइम पे हम नहीं दिए थे। हमने फंडामेंटल राइट तब दिया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इफेक्ट फोर्स में आया, कब? 26 ऑफ जनवरी 1950। ठीक है, तो चौथे ऑप्शन को हटा दीजिए, चौथा गया, बचा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए आराम से। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे 8th शेड्यूल में देर आर टोटल 22 लैंग्वेजेस, है ना, और ये सारे के सारे इंडियन लैंग्वेजेस है, तो इसमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 22 कौन कौन से है उसको हम जान लेते हैं, ध्यान समझिए। स्टार्टिंग में 14 थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड थी, उसके बाद डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट से टोटल 8 और प्लस की, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22। कैसे कैसे? तो ऐसे याद रख सकते हैं न्यूमोनिक से कि सिकोमा, सिकोमा ने बोडो में सन, सिकोमा ने बोडो में सन, ठीक है, सिकोमा ने बोडो में सन, ऐसे 4-5 बार याद मतलब रिपीट करेंगे, आ जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो सी का मतलब क्या हुआ? सी का मतलब हुआ सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेट वाइज यहाँ पे लिखा है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टीनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, सेंट्रल टीनेट का मतलब होता है कोर बिलीव, तो कौन सा चारों से कोर बिलीव नहीं है ये बताना है। ठीक है, आप ध्यान से समझो। प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ग्राउंड ऑफ रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट करना हो तो प्रोहिबिट है ही। ठीक है, तो ये मतलब सही है। हमसे नॉट फॉर बिलीव पूछा है, तो ये तो बिलीव है। गिव ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टेन रिलीजन, ऑफिशियल स्टेटस सर्टेन रिलीजन को बिल्कुल नहीं दिया है, तो ये दूसरा तो बिल्कुल होगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा होगा। तीसरा बोला प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 4 बोला इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, ये भी ठीक है। तो कहने मतलब कौन सा गलत लग रहा है? दूसरा, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है? डी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट। बोला मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1946, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ये क्या बात हुआ? अभी मैंने बताया था कि 290 कितने थे? 293 या फिर 290, टोटल 389 थे, जिसमें से 293 प्रोविंशियल स्टेट से आए थे और प्रिंसली स्टेट से 89 लगभग आए थे क्या, समथिंग। इन दोनों को प्लस करके कितना हुआ था? 389, ऐसे ही समथिंग था। थोड़ा देख लीजिएगा आप कि टोटल कितने थे? 389 थे। तो वहां पे प्रिंसली स्टेट में से भी तो आए थे, तो दूसरा जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा बोला डिस्कशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर नॉट इन्फ्लुएंस बाय ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक। अरे पब्लिक के लिए ही बना रहे हो, पब्लिक के ओपिनियन को इंक्लूड नहीं करोगे, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो क्या मतलब हुआ? तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा बोला इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वेयर सॉलिसिटेटेड फ्रॉम द पब्लिक, ये बिल्कुल ठीक है कि वहां पे पब्लिक से भी ओपिनियन मांगा गया था कि आपके अकॉर्डिंग भी कौन सा क्या होना चाहिए, बताइए। अब पहला और चौथा तो सही है, बाकी दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, तो दूसरा तीसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, पहला चौथा बचा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया, इसको आप देख सकते हो कि क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन द पब्लिक वाज आस्क्ड टू सेंड इन देयर व्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement with regard to citizenship provision of the Constitution of India are correct? No person shall be a citizenship of India by virtue of आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 अगर he or she has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा कि अगर आप किसी फॉरेन स्टेट के सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, है ना, टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा बोला पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ही पावर है सिटीजनशिप का कुछ भी करने का। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक चीज है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट फॉर द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा। इट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही है। इट इंक्लूड दोज लॉ विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अब देखो ध्यान से, पहला और तीसरा ये दोनों क्या बोला, एक बोला कि फर्स्ट से हो रहा है, एक बोला 42nd से हो रहा है। तो 42nd तो होगा नहीं, तो तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओ, तीसरा काटो, आ गया आंसर पहला और दूसरा, खत्म। चौथा भी देख लेते हैं कि द लॉ इन द 9th शेड्यूल आर प्राइमरली दोज विच पर्टेन टू द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पे कहाँ आ रहा, लैंड रिफॉर्म को है ना करने के लिए, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए लाया गया था। कौन सा, 9th शेड्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही सारा चीज है जो अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार डिस्कस कर लिया है हमने, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, वो सारे के सारे बेसिक नॉलेज पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में है ना, देखते हैं। इट कंसिस्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, पीपल ही इलेक्ट करते हैं। इन डेमोक्रेसी दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, बिल्कुल। ईच वोट हैज वन वैल्यू, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही लग रहा है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बोला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइडेड अ मशीनरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट अ contrivance to install any particular party in power, as has been done in some countries. Who should be in power is left to be determined by the people, as it must be if the system is to satisfy the test of democracy. तो बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने कहा था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस चीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था, आप इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, उसके साथ बी आर अम्बेडकर जी के बारे में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ही हैज इमर्ज एज द इपिटम पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का 1947 में, आई थिंक 29 अगस्त था क्या, एक बार आप क्रॉस चेक करने आए इसको। ही इज रिकॉग्नाइज एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ अम्बेडकर जी मॉडर्न इंडिया के लिए क्या क्या है, एजुकेशन में किया, चेंजिंग हायरार्किकल structure of Indian society, bringing untouchable to the mainstream of Indian society, framing an inclusive and secular constitution, upliftment of marginalized fundamental rights और economic contributions। ये सारे के सारे क्या है, कंट्रीब्यूशन है अम्बेडकर जी के मॉडर्न इंडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिटीजनशिप मीन्स फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल ठीक है। The right of suffrage for election to the House of People, इसका यूनियन का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। और मेंबर भी बनने का दोनों जगह, ठीक है। तो तीनों सही हो गया, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो ये रहा पूरा का पूरा पार्ट 3 आपके लिए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और कहीं पे कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आगे उसको हम क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट में हम दो लाइन पढ़ते हैं, सच दे एक दूसरे को मोटिवेटेड रख सके और बेहतर कर सके अपने प्रिपरेशन में। तो आज के लिए है कि चल तो करोड़ों की भीड़ रही है यहाँ, चल तो करोड़ों की भीड़ रही है यहाँ, जो तुम गर दौड़ सको तो कुछ बात बने। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन एंजॉय।